तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो जो पहले वाला वीडियो था उसमें कमेंट आया था लघु उत्तरीय प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो हम लोग इस वीडियो को जल्द ला रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो पे आप कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द वीडियो आए। और वीडियो पे लाइक बहुत कम होता है, तो भाई इतना मेहनत करते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ लाइक और कमेंट करना होता है। और चैनल अगर अच्छा लगे, आपको ये जानकारी की नोटिफिकेशन पहुंचे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करना होता है। और लाइक यहाँ पे जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और जल्द से जल्द वीडियो लाए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जल दुर्लभ संसाधन है कैसे। दुर्लभ संसाधन, दुर्लभ का मतलब होता है कि ये मतलब आसानी से नहीं मिलने वाला संसाधन है, क्यों है और कैसे है ये बताना है। तो ये पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, ठीक है। बाकी जो 29% है वो भूमि है, बाकी पे जल है। इसका जो है, अगर इस 71% को हम लोग 100% मान लें इस जल को, तो इसका 97% भाग महासागरों में नमकीन खारा जल के रूप में है, ठीक है। इसका 97%, तो बचा 3% तो इस खारा रूप में है, ठीक है, नमकीन है, जो उपयोग लायक नहीं है। जाहिर सी बात है, हम लोग खारा जल का उपयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा जो 2% जल है वो हिम नदियों में, तथा मात्र 1% जल पीने योग्य मीठा जल है। 2% जल बर्फ के रूप में है, ठीक है, यानी बर्फ वाले जो नदी होता है, हिम का मतलब बर्फ होता है, तो उसमें है। और 1% ही मात्र जल जो है जिसका हम लोग पीने में उपयोग करते हैं, यानी कि वो मीठा जल है, जो नदियों, झीलों, तालाबों और भौम जल के रूप में है। तो आप सोच सकते हैं कि 1% कितना कम होता है, ठीक है। तो इस रूप में है, तथा जल प्रदूषित भी हो रहा है, साथ में जल प्रदूषित भी होता जा रहा है, और इसीलिए जल एक दुर्लभ संसाधन है। तो ये बताना था कैसे। तो ये सब कारण है कि ये दुर्लभ संसाधन है, क्योंकि आपको पता है कितना हमारे पास कम मात्रा में जल है और जल किस प्रकार से जल की कमियाँ हो रही है, ठीक है। ये सभी आप सबको पता है। और अगला क्वेश्चन है जल चक्र क्रिया को स्पष्ट करना है। तो कुछ नहीं, जो जल है वो पृथ्वी पे आता है, फिर बाष्प बन के ऊपर चला जाता है, फिर बादल बनता है, फिर पृथ्वी पे वर्षा के द्वारा आता है, ठीक है। तो यही जल चक्र है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि महासागरों का जल बाष्पन द्वारा वायुमंडल में जाकर बादल बन जाता है, ठीक है। बादलों द्वारा वर्षा से यह जल धरातल पर वापस आ जाता है। धरातल से नदियों द्वारा जल महासागरों में जाता है, ठीक है। जब वो ऊपर से वर्षा पड़ के आती है नीचे धरातल पे, तो वो नदियों द्वारा वो कभी ना कभी वो जो है वो महासागरों में पहुंचती है, ठीक है। पुनः यहाँ से यह जल बाष्पन द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। फिर वहाँ से बाष्पन द्वारा, जो सूर्य की प्रकाश होती है तो गर्मी से वो बाष्पन द्वारा फिर से वायुमंडल में पहुंचता है। जल का यह जो चक्र है निरंतर चलता रहता है, और इसे ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि जो महासागर का जल है वो बाष्प द्वारा वायुमंडल में जाएगा, फिर बादल बनेगा, बादल बनने के बाद वो वर्षा द्वारा फिर से धरातल पे आएगा, ठीक है। और फिर वो नदियों द्वारा फिर से महासागरों में जाएगा, और फिर से वो बाष्प द्वारा ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। ये निरंतर क्रिया चलता रहेगा, और इसी को हम लोग जल चक्र बोलते हैं। तो इसको मतलब अच्छे से याद कर ले, काफ़ी इजी है, कहानी की तरह ये याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन में क्या अंतर होता है। तो जो प्राकृतिक वनस्पति होता है, प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधों, घास, झाड़ियों इत्यादि को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, जो नेचुरली रूप से, जो प्राकृतिक रूप से जो उगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जबकि पेड़ पौधों का विकास जब प्राकृतिक रूप से एक बड़े क्षेत्र पर होता है तब उसे वन कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो ये याद रखें दोनों में प्राकृतिक है। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधे, ठीक है, किसी क्षेत्र में पेड़ पौधा हो गया, घास हो गया, झाड़ी हो गया, ये सब को हम लोग प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे। जबकि पेड़ पौधा का विकास जब प्राकृतिक रूप से एक बड़ा क्षेत्र में अगर होता है ना, बड़ा सा क्षेत्र पर होता है, तब उसे हम लोग वन कहते हैं। तो ये रहा इसका अंतर दोनों में। और अगर आप चाहते हैं कि भारतीय वन का सारा सोल्यूशन, सुगम का खास करके, ठीक है, और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे सभी बोर्ड को, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड का सभी सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। और सुगम का तो मिलेगा ही, सबसे पहले हम लोग सुगम को सोल्यूशन करेंगे, फिर मैथ का सारा सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और चैनल का नाम आर के मत सोल्यूशन है, और ये हम लोग यहाँ पे लिखे हुए ताकि कोई अगर सिर्फ PDF देखे तो वो समझ जाए, ठीक है, कि यूट्यूब पे आर के मत सोल्यूशन सर्च करना है। अब हमारा यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जल की उपलब्धता का संक्षिप्त विवरण देना है। उपलब्धता का बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, उपलब्धता का बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उपलब्धता का यहाँ पे संक्षिप्त विवरण देना है। तो मतलब संक्षिप्त मतलब छोटा में ही बताना है इसको। तो उपलब्धता बोल रहा है, और वितरण एक अलग चीज़ होता है। तो वितरण उपलब्धता, ठीक है, ये सुगम विज्ञान के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। 1955 में देश में उपलब्धता जल की प्रति व्यक्ति 5277 घन मीटर थी, जो 2005 में 1496 घन मीटर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे होगा देश में जल की उपलब्धता 1955 में, ठीक है। यहाँ पे होगा देश में जल की उपलब्धता 1955 में। आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, ये PDF जब हम लोग इसको बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग सुधार कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे होगा देश में, ठीक है, देश में जल की उपलब्धता 1955 में प्रति व्यक्ति 5277 घन मीटर थी, जो 2005 में 1496 घन मीटर हो गई है, ठीक है। तो इतना घटा है इसमें।
और कमी आने की आशंका है फ्यूचर में। भारत की नदियों का औसत जल बहाव जो 1869 अरब घन मीटर वार्षिक है, ठीक है, जिसका लगभग 91% हिस्सा बहकर समुद्र में चला जाता है। इसका 91% बचता है 9%, ठीक है, बाकी समुद्र में चला जाता है, वो भी नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है, जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते। तो अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे जल संकट पर अपने विचार देना है, प्रस्तुत करना है। तो चलिए हम लोग जल संकट के बारे में बताएंगे कि जो जल संकट है वो क्या है और कहाँ कहाँ पे ये होता है और किस प्रकार से होता है, किसके कारण होता है। तो पृथ्वी पर पीने लायक मात्र 1% जल है, ये आपने देखा पीछे भी, जिसका वितरण जो है वो काफ़ी असमान है। मतलब वितरण बोले तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक है, अलग अलग सभी जगह पे पाया जाता है। जल की कमी से पूरा विश्व त्रस्त है, ये आप सभी को पता है, पूरा विश्व त्रस्त है, जिसमें भारत भी आता है, ठीक है, और बहुत सारे देश भी आते हैं। भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता जैसे बड़े शहरों में जल की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। मतलब जितना मांग है शायद उतना वहाँ पे आपूर्ति ना हो, चूँकि जल कितना कम है आप सभी को पता है। इस जल संकट के लिए जल की कमी और प्रदूषण मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ठीक है, जल की कमी और चूंकि प्रदूषण भी हो रहा है तो ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ये लघु था, बस इतना काफ़ी है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, वनों की उपयोगिता क्या है, इसका उल्लेख करना। उपयोगिता बोले तो वन का हम लोग कई मतलब कई ज़रूरतों के अनुसार हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे इमारती एवं जलावन की लकड़ियों में, ठीक है, ये हुआ। दूसरा है वन विस्तार मृदा अपरदन को रोकता है, तो हम लोग मृदा अपरदन को रोकने में भी इसका उपयोग करते हैं, तो ये भी होगा दूसरा। चूँकि आपको पता है जो मृदा है वो जल सॉरी जो वन है वो जो पेड़ पौधा होता है उसके अंतर्गत वो जड़ के द्वारा मिट्टी को पकड़े हुए रहता है, ठीक है, तो जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है, साथ में जो वायु वगैरह चलता है उससे भी ये रोकता है अपरदन को, ठीक है, तो ये होता है। और जड़ी बूटियों एवं बूटियाँ एवं औषधि प्राप्त करने में, ठीक है, जड़ी बूटी औषधि वगैरह पेड़ पौधे से मिलता है। उद्योगों के लिए कच्चा माल को प्राप्त करने में पेड़ पौधा से मिलता है, ठीक है, और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे ये जनजाति के लिए ये आधार का काम करता है, एक तरीके से घर का काम करता है, ठीक है, इससे हम लोग जो फल फूल है वो सब भी उत्पादन करते हैं, तो ये सब भी हो सकता है, बट ये लघु है तो इतना चलेगा, ठीक है। और अब हमारा ये 7 नंबर क्वेश्चन है, कोंधारी वन का विवरण देना है। तो चूंकि आप सभी को ये बुक में अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर, ठीक है, 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सब जो होता है आपको अगर पता ना होगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर केवल उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाले, जैसे ये हमारा गोलार्ध होता है और नीचे बीच से एक 0 डिग्री जाता है, ठीक है, और हर एक डिग्री पर एक इस प्रकार से रेखा होता है। तो जब 65 डिग्री के जो है ना ऊपरी में, तो ऊपरी गोलार्ध इसको बोलते हैं, उत्तरी इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, तो 65 डिग्री ऊपर में तो उत्तरी गोलार्ध होगा, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में टैगा, यानी कि इसी को बोलते हैं कुंधारी वन को टैगा बोलते हैं वन, ठीक है, तो कुंधारी वन या टैगा वन मिलते हैं, ठीक है। सदाबहार प्रकृति के इन वनों में, ये सदाबहार प्रकृति के ये भी वन है, इनमें चीड़, स्प्रूस और हेमलॉक, फर, लार्च, सीडर के वृक्ष उगते हैं। तो ये सब का अगर फिगर में हम लोग दे देंगे किस प्रकार से होता है, लंबा होता है, कुंधारी टाइप से ही होता है, ठीक है। नुकीला पत्ती के इन वृक्षों की ऊपरी परत मोटी और चिकनी होती है। तो बस इतना काफ़ी है। और 8 नंबर में बोल रहा है सदाबहार वन के 5 वृक्षों के नाम बताना। हमने सदाबहार वृक्ष जो बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सदाबहार वन के 5 वृक्षों के नाम इस प्रकार है। पहला बरगद हो गया, दूसरा सिनकोना हो गया, महोगनी हुआ, रबर हुआ, एबोनी हुआ, ठीक है, और भी है बट इतना जो है जाना मत, जैसे रबर सब जानते हैं, बरगद सब जानते हैं, बस ये 2-3 जो नहीं जानते हैं तो इसको आप देख ले किस प्रकार से होता है, गूगल वगैरह पे सर्च करके, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था 8 नंबर और ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो यहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर से कर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।